नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मेजर बलवंत का एक मज़ेदार उपन्यास मौत की शतरंज पार्ट 2। अपर्णा ने धुआं उगला और कहा, मैं नहीं जानती कि वे दो बदमाश जिन्होंने तुम पर हमला किया था और इस समय भी हमारे पीछे थे कौन है और किसके लिए काम कर रहे हैं, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वे भी मेरी तरह तुम्हारे पास आ पहुँची उस चीज़ की तलाश में है जो मुझे ब्लैकमेल करने का हथियार बन सकती है। और मेरा ख्याल है कि तुम इतने भले आदमी जरूर होंगे कि सौदा करते हुए ही सही यह ध्यान रखो कि तुम जिसका साथ दे रहे हो उसका पक्ष कितना न्यायिक है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? हाँ, मैंने ऐसा ही किया है और इसलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ, अपर्णा बोली। अचानक उसकी आंखों में मायूसी और तकलीफ उभर आई। उसने कहा, मैं करोड़ों की मालिक हूँ पर इंसान हूँ और यही वजह थी कि मैं कॉलेज के ज़माने से ही विनायक पटवर्धन को चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करने वाले थे, पर इत्तेफाक से विनायक की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। हमारा सपना बिखर गया। विनायक को मैंने कुछ पत्र लिखे थे। मरते समय वे पत्र विनायक ने मुझे बुलवा कर वापस कर दिए थे। इन पत्रों को मैं अपने प्यार की निशानी के तौर पर रखे हुए थी। बाद में जब मेरे नाना की मौत हुई और वे मुझे अपनी करोड़ों की दौलत का वारिस बना गए तो मैंने इन पत्रों को नष्ट कर देना ठीक समझा। यह निर्णय मैंने हेलन की राय पर कर लिया, जो मेरी कभी की क्लास फेलो और इस समय सेक्रेटरी है। इत्तेफाक से मैंने उन पत्रों को लेकर जब लॉकर में रखने जा रही थी तो उन दो बदमाशों ने मेरा पीछा किया। किसी तरह वे उन पत्रों को मुझसे हासिल करना चाहते थे। यह समझना कठिन नहीं था कि इस तरह वह मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मैंने उनसे बचने का कोई रास्ता न मिलने पर उन पत्रों का पैकेट तुम्हारे बनियान वाले पैकेट में डाल दिया। बेल बजी। अपर्णा ने द्वार खोला। पहला वेटर प्लास्टिक का थैला, कार की चाबी और उसके पीछे वाला वेटर सैंडविचें लिए हुए भीतर आए। उन्होंने सारा सामान सलीके से टेबल पर लगा दिया। बियर की दोनों बोतलें खोलकर सामने रख दी, फिर लौट गए। अपर्णा द्वार बंद करके पुनः आ बैठी। उसने बियर मग भरने शुरू कर दिए। मैं उसे देख रहा था और याद कर रहा था। बेशक उससे पहली भेंट पर मेरा सोचना सही था कि मैंने पहले भी उसे देखा है। अब मुझे सब कुछ याद आ गया था। जिस समय मैं बनियानें खरीद रहा था उस समय अचानक ही अपर्णा ने दुकान में प्रवेश किया था और बड़ी हड़बड़ी में लेडीज बनियानें देखने लगी थी। उसके धनिक और रोबीले व्यक्तित्व के कारण काउंटर बॉय का सारा ध्यान उसी पर टिक गया था और थोड़ी देर के लिए मैं उपेक्षित सा खड़ा रह गया था। बाद में जब मैं पैकेट लेकर और रसीद कटवाकर चलने लगा तो देर तक वह मुझे देखती रही थी और आज मुझे मालूम हो रहा था कि उस समय अपर्णा का वहां पहुंचना हड़बड़ाहट किस लिए थी। यह सोचकर मैं हैरान रह गया था कि वह पैकेट अपर्णा ने मेरे बनियानों वाले पैकेट में डाल दिया था, मगर बनियानें निकालने के बाद उस पैकेट को तो मैंने अभी कुछ सोचूं तभी अपर्णा ने बियर का अपना मग हवा में उठा लिया। चीयर्स। मैंने भी मग उठाया। चीयर्स। और हम लोग घूंट लेने लगे। अपर्णा ने कहा, अब मैं उस पैकेट को चाहती हूँ। वे खत शायद कोई ऐसा आदमी भी चाहता है जिसे मालूम हो चुका है कि वह तुम तक आ पहुँचे हैं और मुझे ब्लैकमेल करने का बढ़िया हथियार हो सकते हैं। पर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा था उस पैकेट में कुछ भी नहीं था। इसके साथ ही मुझे लगा कि यह सब जो घट रहा है और अपर्णा मुझे सुना रही है महज जासूसी कहानी के अलावा कुछ नहीं है। मैं झुंझला उठा। जिस तरह की हवाई बात मुझसे की जा रही थी उसी तरह मैंने हवाई ढंग से उसे उड़ा देने की मझहीरा कोशिश की। मैंने कहा, अगर वे खत किसी के हाथ लग भी जाएं तो भी तुम्हें खतरा नहीं है। मुझसे उनकी एक बड़ी कीमत वसूल की जा सकती है और हमेशा की जा सकती है। अपर्णा के चेहरे पर तनाव उभर आया। तुम मत देना, मैं बोला और सिगरेट जला ली। ब्लैकमेलर चीखता चिल्लाता रह जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह तुम जैसे टटपूंजिया आदमी ही सोच सकता है। तुम अगर बदनाम हो भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम तंग हाल लोगों की भीड़ में से एक हो, पर तुम सोच भी नहीं सकते कि एक करोड़पति युवती के लिए इस किस्म की बदनामी या चीख चिल्लाहट कितनी बड़ी बात हो सकती है। मैं तिलमिला उठा। वह सरासर मुझे भिखमंगा कह रही थी। यह कहकर उसने मुझे 2 कौड़ी का आदमी बना डाला। मुझे उससे चिढ़ होने लगी, पर फौरन ही मुझे लगा कि अगर इस कहानी में कोई सच्चाई है तो मुझे उखड़कर नहीं
समझ से काम लेना चाहिए। मैंने कहा, मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा कोई पैकेट मेरे पास आ पहुंचा है, फिर भी मैं उसे तलाश कर सकता हूँ, और अगर ऐसा कर सका तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें उसके बढ़िया दाम मिल जाएंगे, अपर्णा ने उत्तर दिया। तुम उनके बदले 50,000 रुपया पा जाओगे। यह कम है, मैंने जवाब दिया। वे खत तुम्हारे लिए लाखों की चीज़ हैं। इससे तुम्हें मतलब नहीं, तुम्हें 50 ही मिलेंगे, वह सख्त आवाज़ में बोली। उसने बियर का मग खाली कर दिया। अचानक उसकी आवाज़ में तल्खी पैदा हो गई। यह तल्खी किसी नश्तर की तरह तेज थी। तुम जानते हो तुम क्या हो? तुम यह भी समझ सकते हो कि ये 50,000 महज एक इत्तेफाक के दाम हैं, और अगर तुम एक घटिया किस्म के बदमाश की तरह पेश आने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा खरीदे गए बढ़िया किस्म के बदमाशों का सामना करना पड़ सकता है। समझदारी इसी में है कि तुम अपने इत्तेफाक को खुशबू में बदला रहने दो। अपर्णा ने मग खाली कर दिया था। वह सिगरेट जला रही थी। उसने धुआं उगला और कहा, अब हम लोग चलेंगे। मेरा प्रस्ताव तुम्हारे सामने है। 50,000 रुपये या फिर रैगरपुरे के कमरे में ज़्यादा सड़ांत। पुरानी लाशों से बहुत भयानक बदबू निकलती है। मिस्टर मुखर्जी, वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैं सुबह अपने बंगले में तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। एक झटके से दरवाज़ा बंद करके वह गायब हो गई। मैं एक बार फिर मुक्का खाया हुआ सा खामोश बैठा रह गया। अशोका के उस कमरे में लगभग आधा घंटे तक अकेले बैठे रहने के बावजूद मुझे लग रहा था जैसे कुछ चींटियां मेरे जिस्म में रेंग रही हैं और दिमाग भूकंप खाए एक शहर की तरह बिखर कर रह गया है। यह ठीक कह रही थी, इसमें जरा भी संदेह न था। बेशक वह बढ़िया किस्म के बदमाश खरीद सकती थी, और वे बदमाश शहर के किसी भी कोने में मुझे लाश बना सकते थे। मुझे अनायास ही उसकी बिल्ली जैसी चालाक आंखों का ख्याल हो आया। वह ऐसा कर सकती थी, इसमें कोई शक नहीं था। और तभी मुझे वे दो बदमाश याद हो आए थे। मुझे लगा कि मेरा सिर ठनठनाने लगा है। उनके मुक्के में काफ़ी ताकत थी। खास तौर से उस दाढ़ी वाले शैतान को चाकू के फुर्तीले करतब भी आते थे। मैं सनसनी में आ गया था। लड़खड़ाता हुआ मैं अपने कमरे पर लौटा। बियर की हल्की सी खुमारी उतर चुकी थी और मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में पहुंचना चाहता था। मैं उस बनियान वाले डिब्बे को देखना चाहता था। मुझे याद था कि जिस समय बनियानें निकालकर उस डिब्बे को मैंने कचरे के ढेर की तरफ फेंका तो वह खाली था। मैं अपने कमरे में पहुंचूं, उसके पूर्व ही मैंने देखा दरवाजे के करीब ही अंधेरे में कोई छाया मौजूद है। कौन? मैं बुदबुदाया। मेरी आवाज़ में बेचैनी और घबराहट थी। तुम फ्लाइट पर नहीं आए? मैं सहज हुआ। वह नादिरा थी। ज़रूर वह एरोड्रम से लौटी होगी। मुझे ना पाकर यहाँ आ पहुँची होगी। वह जानना चाहती होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ताला खोला। हम भीतर आ गए। उसने बैंगनी रंग की साड़ी पहन रखी थी और वह बेहद सुंदर लग रही थी, पर उसकी सुंदरता में इस समय मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं तुरंत वह पैकेट खोजना चाहता था। वह कुर्सी में धंस गई। क्या बात हुई थी? मैं देर तक वहाँ घूमती और ढूंढती रही। बाद में पता चला कि तुम्हारी सीट खाली गई है। हाँ, मैंने कहा। कुछ सुना अनसुना कर दिया और कोनों में निगाहें दौड़ाने लगा। वह मेरा बिखराव समझ गई। पूछा, क्या बात है? मैं कुछ खोजना चाहता हूँ। क्या? मैं उसे सब कुछ बतला देना चाहता था, किंतु एकाएक सहम गया। मैंने देखा वे दोनों बदमाश दरवाजे पर थे। दरियल मुस्कुराया। हेलो दोस्त, कैसे हो? वे भीतर चले आए। उनकी चाल, मुस्कान, बातचीत का ढंग और मेरा पिटा हुआ चेहरा देखकर नादिरा को यह समझते देर नहीं लगी कि हम दोनों ही किसी खतरे में हैं। वह पूरी तरह सहम गई। मैं अपने आप को संभाल चुका था। अचानक मैंने जबड़े भींचे और सवाल उगल दिया। आप क्या चाहते हो तुम लोग? श्यामा दरवाजे पर खड़ा हुआ था, इस तरह जैसे हमारी हर हरकत पर चौकन्नेपन से पहरेदारी कर रहा हो। मैंने अपने आप को बहुत बेबस और लाचार अनुभव किया। मैं जानता था कि वे किस लिए आए हैं और वे भी जानते थे। दड़ियल ने अपनी सुर्ख आंखों से नादिरा को घूरा, फिर कहा, क्या ही मज़ेदार बात है। कुत्ता कालीन पर हो तब भी धरती सूंघने की आदत नहीं जाती। मेरा ख्याल है कि अभी अभी जिस छोकरी के साथ तुम थे, उसके बाद इस लड़की के साथ तुम्हारा होना कुछ उस कुत्ते जैसा ही है, जो कभी कालीन सूंघता है, कभी चूरा भी। वह भद्दे ढंग से हंसा। इस हंसी ने उसके चेहरे को ज़्यादा ही विकृत कर दिया
और उससे भी ज़्यादा बेहुदा तरीके से उसका साथी हंसा। नादिरा का चेहरा तमतमा आया। मेरे गले की नसों में तनाव पैदा हुआ और मैं चीख पड़ा, खामोश गंदे नाले, अपनी बदबू बंद कर और दफा हो जाओ यहाँ से। दाढ़ी वाला बदमाश अचानक आंधी की तरह लपका और उसने मेरे जबड़े पर एक मुक्का जड़ दिया। नादिरा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वह कांप उठी। मैं लड़खड़ा कर गिरने को हुआ, किंतु तुरंत ही उछलकर उस पर सवार हो गया। वह एक बोरी की तरह लद्दाख से धरती पर गिर गया और इसके पहले कि वह जेब में हाथ डाल सके, मैंने उसका बायां हाथ इस जोर से पीछे की ओर मोड़ा कि वह कराहने तड़पने लगा। ए, छोड़ दे उसे! श्यामा चीते की तरह गुर्राया। मैं दड़ियल को छोड़ने वाला नहीं था। पिछले मुक्के का हिसाब भी मुझे लेना था। मैं उसका भरकस निकाल देना चाहता था, पर अगले ही पल मुझे उससे दूर हो जाना पड़ा। मैं देख रहा था कि श्यामा के हाथ में रिवॉल्वर आ चुका है। मैं एक और खड़ा होकर नफरत से उन दोनों को देखने लगा। दड़ियल अब ज़्यादा खूंखार हो उठा था। वह उठा और मेरा गिरहबान पकड़ लिया। दांत भींचते हुए बोला, सुन बे मुनीम, अगर तुझे जिंदा न रखना होता तो इस पल तू दुनिया से गायब हो चुका होता। मगर खैर, उसने मेरा गिरहबान एक हल्का सा धक्का देकर छोड़ दिया। हम तुझे ये बतलाने आए हैं कि अगर कल शाम तक वह पैकेट हमें नहीं दिया गया तो तू अपने आप को मुर्दा समझ लेना। कौन सा पैकेट? मैं जानबूझकर बन गया था। यही मुझे इस समय जरूरी लगा। वही जिसका सौदा करने के लिए वह छोकरी तुझे 5 स्टार होटल में ले गई थी। दड़ियल ने नथुने फुनफुनाते हुए जवाब दिया। क्या बकवास है, मैंने बौखलाकर जवाब दिया। तुम लोग कौन सा पैकेट चाहते हो, किस लिए चाहते हो और यह सब क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम बेमतलब ही मुझसे उलझ रहे हो। नादिरा हैरत से कभी मुझे और कभी उन दोनों को देख रही थी। उसका चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया था। देखो, दाढ़ी वाला बदमाश आराम से बोला, कुछ बातें बहुत साफ साफ समझ लो। पहली तो यह कि तुम जानते हो हम लोग बकवास नहीं कर रहे हैं, और अब तुम्हें यह भी मालूम हो चुका है कि छोकरी का एक पैकेट तुम्हारे पास आ गया है। हो सकता है कि जब वह आया हो तो तुम उसकी कीमत ना समझ सके हो और तुमने कहीं फेंका हो या गुमा दिया हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल शाम तक बहुत वक्त है और तुम अपनी याददाश्त के जरिए मालूम कर सकते हो कि वह पैकेट कहाँ है। नंबर 2, हमारा दिमाग अब तक बिल्कुल सही है, पर तुम यकीन कर सकते हो कि कल शाम के बाद खराब हो जाएगा। जहाँ तक तुमसे उलझने की बात है, तुम यह भी अच्छी तरह समझ सकते हो कि तुम उलझने की चीज़ नहीं हो। एक चूजे की तरह हो जो छोड़ दिया जाए तो अंडे पैदा करके आबादी बढ़ाने के काम आता है, और अगर मसल दिया जाए तो नाश्ते का हिस्सा बन जाता है। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह दरवाजे की ओर बढ़ गया था। एक बार मुड़ा और कह गया, कल शाम के बाद किसी भी वक्त हम लोग फिर मिल जाएंगे। गुड बाय। हम दोनों दरवाजे को देखते रहे। बाहर से सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ें आती रही और फिर गायब हो गई। मैं कनपट्टी सहलाता हुआ चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा था। नादिरा उसी तरह खामोश खड़ी थी, शायद सहज होने की कोशिश कर रही थी। उसने एक और रखी सुराही से एक गिलास पानी पिया और फिर मुझे दिया। मैं जब पानी गले में उड़ेल रहा था तभी उसका सवाल आ गिरा, यह सब क्या चक्कर है मुखर्जी? ये लोग कौन सा पैकेट चाहते हैं? किस छोकरी के साथ तुम 5 स्टार होटल में गए थे? अभी अभी तुम खुद भी कह रहे थे। मैंने लपक कर उसके होठों पर हथेली जमा दी और भयभीत होकर खुले दरवाजे की ओर देखा। वह डरकर चुप हो गई। मैं उठा और दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। नादिरा की आंखों में बेचैनी और घबराहट थी। मैंने कहा, यह एक इत्तेफाक है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि संयोग मुझे इतने बड़े हादसे में डाल देगा। और फिर मैंने संक्षेप में सारी कहानी उसे सुना डाली। एक पल मुझे देखते ही रह गई थी वह। मैं बड़बड़ाया था, हमें उसे खोजना होगा। वह बहुत कीमती चीज़ है। वह जुए की दाव की तरह हमारी ज़िंदगी में आ गई है। हो सकता है कि हम उसे पा जाएं और अपने सारे सपने पूरे कर लें, और अगर ऐसा ना हुआ तब इस दाव का दूसरा हिस्सा कितना हौलनाक हो सकता है तुम सुन चुकी हो। और अगर हम उसे नहीं पा सके तब? मैं बतला चुका हूँ और अभी अभी तुमने खुद भी सुन लिया है। मैं बहुत दिनों न तो इन बदमाशों से बच सकूंगा और ना ही मुझे अपर्णा छोड़ेगी। मैंने उसके शब्द सुने थे
उन शब्दों में एक फैसला था। मैं खींच उठा था। इस खींच में भय भी शरीक था। पर सोचो, अगर वह पैकेट नहीं मिला? नादिरा की आवाज़ लड़खड़ाई हुई थी। क्या वे नहीं समझ सकेंगे कि गुम हो गया होगा? आखिर हमारे लिए तो वह बेमतलब ही है। क्या करेंगे हम उसका? तुम बचकाना बात करती हो। मैं झल्ला उठा था। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि कसाई के हाथों में आने के बाद बकरे अपने बारे में नहीं बतलाया करते कि उनका मांस जवान है या बूढ़ा है। वे हम पर विश्वास नहीं करेंगे। या तो वे दोनों मुझे ठिकाने लगा देंगे या फिर अपर्णा किसी किराए के हत्यारे से मुझे ठिकाने लगा देगी। वह चुप हो गई। हमें वह पैकेट खोजना ही पड़ेगा, मैं बड़बड़ाया। मैंने दोनों हथेलियों के बीच अपना माथा थाम लिया और आंखें मूंद कर याद करने की कोशिश करने लगा कि मैंने पैकेट कब कब और कहां कहां खोला था। मुझे याद आया कि पैकेट लेकर जब मैं वहां से चल पड़ा तो सबसे पहले मैं गोपाल सक्सेना के यहाँ गया था। अक्सर दूसरे तीसरे दिन मैं काम के चक्कर में उसके यहाँ पहुंच जाया करता था। उस दिन भी पहुंचा था और वहां मैंने पैकेट खोलकर बनियानें दिखलाई थी। उसकी बड़ी बेटी, जो करीब 7 वर्ष की है, उस पैकेट से खेलने लगी थी। तब तक गोपाल आ गया था और मैं उससे बातें करने के बाद डिब्बे में बनियानें डालकर चल पड़ा था। सुनो, नादिरा बोलने लगी, बनियानों का पैकेट लेकर तुम मेरे पास आए थे गोपी रेस्तरां में। तुमने मुझे बनियानें दिखाई थी। मुझे धक्का सा लगा। बस यही 2 जगह थी जहां पैकेट खुला था और निश्चित रूप से इन्हीं 2 जगह में से किसी एक पर वह पैकेट गिरा होगा। मैं उठ खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो, मैंने कहा। वह चलने लगी। दरवाजे से निकले तभी अपर्णा सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसकी आंखों में घृणा और जलन की सुर्खियां थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, वह मुझ पर लगभग थूकने से शब्दों में बोली थी। मैं सोचती थी कि तुम गरीब और ज़रूरतमंद आदमी हो। तुम में थोड़ी सी भलमनसाहट शेष होगी, पर जलील आदमी, तुमने उन खतों के लिए मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तुम पाजी। वह मुट्ठियां भींच रही थी। हम सकपकाए हुए खड़े रह गए। उसकी किसी बात में सिलसिला नहीं लग रहा था। पर तुम भूलते हो, मेरे पास पैसा है और इस पैसे से मैं तुम्हें सशरीर किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा सकती हूँ। मैं तुम्हें समझ लूँगी। वह फनफनाई जा रही थी। पर हुआ क्या है? मैं एकदम झुंझला पड़ा था। वह फ़ोन तुमने ही किया है ना? उस पैकेट के दाम 1 लाख रुपए। मैं सकते में आ गया था। एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे इस सारे मामले में मुझसे एक हिंसक खेल खेला जा रहा है। इसी तरह जैसे किसी बंद कमरे में 4 बिल्लों के बीच एक कबूतर छोड़ दिया जाए। अब तक जो कुछ और जिस तरह होता रहा था, कुछ ऐसा ही था। मैंने लगभग चीखते हुए कहा था, पर तुम तो कह रही थी कि वह पैकेट मेरे पास है, और अगर मेरे पास है तब इस तरह की ब्लैकमेलिंग सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। बिना मेरे फ़ोन किए हुए तुम्हें कैसे फ़ोन मिल सकता था? वह उसी तरह तमतमाई हुई थी। उसकी आंखें 2 नुकीली सुइयों की तरह मेरे भीतर खुपी जा रही थी। उसने कहा था, ठीक है, मैं सब समझ चुकी हूँ। मैं रुपया अदा करने को तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ना तो मैंने ऐसा कोई फ़ोन किया है, ना ही मैं ब्लैकमेलर हूँ। यह साफ हो चुका था कि पैकेट किसी ब्लैकमेलर के हाथ लग गया है। मैं तुम जैसे ब्लैकमेलर सुअर की शक्ल ज़्यादा देर नहीं देख सकती। तुम किसी भी वक्त मेरे बंगले पर आकर वे खत मुझे बेच सकते हो। फिर उसने एक नज़र नादिरा की ओर डाली और तेजी से बाहर चली गई। यह एक चौथा झटका था। एक बार फिर मैं पत्थर की तरह जड़ होकर रह गया। मुखर्जी, यह नादिरा की आवाज़ थी। मैं कुछ संयत हुआ। सहज भी मेरे दिमाग ने थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दिया था। नादिरा ने कहा, वे पैकेट किसी के हाथ लग चुका है। हाँ, और वह आदमी यह भी जानता है कि खत कितनी कीमत रखते हैं। मैं बुदबुदाया। सहसा मैंने नादिरा की बांह थाम ली। आओ मेरे साथ। दरवाज़ा बंद करके हम जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगे। रात का सन्नाटा गहरा होने लगा था। टैक्सी में सवार होकर जब हम लोग गोपी रेस्टोरेंट की ओर जा रहे थे, तब लगातार मेरे दिल में धुक धुक हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बेकार ही दौड़ रहा हूँ। बात खत्म हो चुकी है। सहसा मैंने निश्चिंतता भी महसूस की। इस तरह मैं इस सारे मामले से अलग हो चुका था, जिसमें अनायास ही मुझे लिपटा लिया गया था। मैंने नादिरा से इरादा बतला भी दिया था। मुझे लगता है
कि अब हमें निश्चिंत होकर खामोश होकर बैठ जाना चाहिए। क्या मतलब? वह चौंकी। मतलब यह है कि ब्लैकमेलर और अपर्णा अपने आप भुगत लेंगे। यह बात उन बदमाशों से भी नहीं छिपी रहेगी। मैं अपने आप मामले से अलग हो चुका हूँ और अब मुझे अलग ही रहना चाहिए। नादिरा ने नफरत से मुझे देखा, धीमी सी बुदबुदाई, तुम बेवकूफ़ हो। क्या मतलब? मैं सुलग गया। मतलब यही कि यह सारा मामला हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हो सकता है। और तुम भूल गई हो, यह सारा मामला अपने गले में फांसी डाल लेने की तरह भी हो सकता है। मैं बीच में ही बोल पड़ा था। बिना खतरे उठाए हुए दौलत नहीं मिलती। नादिरा बड़बड़ाई। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम वह आदमी नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जर जोरू और जमीन ताकतवर के हाथ में रहा करती है और मैं देख रही हूँ कि तुम इस लंबे चौड़े कदावर शरीर में चूहे का दिल लिए हुए घूम रहे हो। उसकी आवाज़ बेहद नफरत और अपमान से भरी हुई थी। यानी तुम कहना चाहती हो कि मैं ब्लैकमेलिंग 420 या डाकेजनी से अमीर बन जाऊं? मैं झल्ला उठा था। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अकल से काम लेना सीखो और मर्दानगी पर विश्वास रखो। नादिरा ने जवाब दिया। मैं झुंझलाकर रह गया। अगले क्षण टैक्सी गोपी रेस्तरां के सामने थी। वह रेस्तरां आधी रात तक चलता रहता था। मोटे थुल थुल शरीर वाला गोपीचंद इसका मालिक था। बुढ़ापे में जा पहुंचने के बावजूद गोपी की आंखों और होठों पर जवान इरादे या मजाक बैठे रहते थे। गोपी का रेस्तरां घटिया किस्म के बदमाशों, जेब कतरों और उठाई गिरों का अड्डा बना हुआ था। खुद गोपी भी इस रेस्तरां की आड़ में देशी शराब का अवैध धंधा करता था। जैसे ही हम लोग पहुंचे, गोपी की निगाहें हमारी ओर उठी। मैं उसे टकटकी बांधे देख रहा था। किसी तरह उन निगाहों में मैं यह खोज लेना चाहता था कि गोपी के भीतर का चोर बाहर उभर आए। इसमें संदेह नहीं कि गोपी या उस जैसा आदमी मौका पाते ही सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं, कत्ल भी कर सकता था। मगर लगातार गोपी को देखते रहने पर भी मुझे लगा कि मैं उसके चेहरे या आंखों में कुछ भी नहीं पढ़ सका हूँ। अनायास ही मैंने यह भी महसूस किया जैसे ऐसा करके मैं समझदारी दिखाने के फेर में मूर्खता जाहिर कर रहा हूँ। हम दोनों एक टेबल के गिर्द जा बैठे। एक गंदा सा छोकरा पास आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में बदबू मारता हुआ एक कपड़ा था जो टेबलें पोंछते रहने के कारण अब काला हो चुका था। उसने मैल से पुते अपने पीले दांतों को हमारी ओर बदबू के झोंके के साथ खोला और पूछा, क्या चाहिए? 2 चाय, मैंने कुछ कड़वाहट के साथ कहा। वह मुड़ा और कान फाड़ देने वाली आवाज में चीखा, 2 चाय स्पेशल 7 नंबर। जाओ, उससे बात करो। नादिरा ने गुरगुराहट की। मैंने उसे देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। जब मैं गोपी के गंदे काउंटर के पास था, आसपास के टेबलों से शराब के झोंके उठ रहे थे और भद्दे शब्द आंखों में बिछाए हुए कुछ चेहरे नादिरा की ओर लगे हुए थे। सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने गोपी के मोटे और काले चेहरे को देखा। उसकी जबड़ों से नीचे गर्दन इतनी मोटी थी कि नजर ही नहीं आती थी। लगता था जैसे एक बड़े घड़े के ऊपर छोटा घड़ा रख दिया गया है। करो, वह बोला। उसकी आवाज में खराश थी, चिरे हुए गन्ने की तरह, फांसों वाली। हम लोग अक्सर इस रेस्तरां में आते हैं, तुम्हें मालूम होगा, मैंने कहा। बहुत से लोग आते हैं। मैं इस तरह के मालूमात में सिर नहीं खपाता, गोपी ने जवाब दिया। तुम अपनी बात करो। 2-3 दिन पहले हम लोग आए थे। एक लिफाफा जिसमें कुछ ज़रूरी कागजात थे तुम्हारे इस होटल में गिर गया था, मैं बोला, और मैंने उसकी आंखों में झांकना शुरू कर दिया। पर वह मेरी ओर देख ही नहीं रहा था। उसने किसी ग्राहक के पैसे गंदी पेटी में जमा किए और मेरी ओर निगाहें उठाई। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और निर्जीव थी। इस होटल की सफाई रोज होती है और कचरा फुटपाथ वाले एक ड्रम में डाल दिया जाता है, समझे? इसका मतलब है यह तुम्हें नहीं मिला? उसकी निर्जीव आंखें अचानक ही उबलकर शोले बन गई। क्या यह बात बतलाने के लिए मुझे लाउड स्पीकर से चीखने की जरूरत है? वह चीते की तरह घुरघुराया। ओके, मैं बोला और मुड़ गया। मुझे मालूम है कि लाउड स्पीकर की जरूरत इंसानों को होती है। वह काउंटर के पीछे से क्रोध में भरकर उठ खड़ा हुआ। उसे उठने में 1 सेकंड लगा। उसके नथुनों से आवाज हुई, ऐसे जैसे प्रेशर कुकर ने सीटी दी हो। ए, इधर आओ, वह एकदम चिल्लाया। रेस्तरां के ग्राहकों ने मुड़कर उसे देखा। मैंने पाया
कि वह काउंटर के पीछे जोर जोर से सांसें ले रहा था। ये सांसें अपने आप में दलदल में बुलबुले खदक रहे हों ऐसी थी। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुमने लाउड स्पीकर लगा लिया है क्या? मैंने मुस्कुराकर सवाल किया। अब मैं उसे छेड़कर कुछ मजा लेना चाहता था। घटनाओं से भरे पिछले दिनों ने मुझे बोर कर दिया था। तुम वह क्रोध भी कुछ तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे। फिर उसने बात पूरी कर दी थी। मैं तुम्हें इस होटल से बाहर फिकवा सकता हूँ, समझे? मैं जानता हूँ कि तुम जैसे हिप्पी नुमा बदमाशों से भुगतना मुझे आता है। मैं जवाब देने वाला था कि मैंने पाया मेरे इधर उधर कुछ बदमाश किस्म के लोग इकट्ठा होने लगे हैं। मैं स्थिति समझ चुका था। मैं यह भी जानता था कि गोपी से इस समय उलझ पड़ने का मतलब सीधा सीधा अपने आप को एक पूरे अखबार से कतरनों में बदल लेना होगा। पर मैं खुद ही इस मामले को दावत दे चुका था। फिर मेरे साथ नादिरा थी और मुझे उसके बारे में ज़्यादा चिंतित होना चाहिए था। वह अब तक सिर्फ साड़ी पहनती आई थी। उसे बिकनी ड्रेस पहनने की आदत नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि वह बिकनी से यहाँ से रवाना हो। मैंने पल भर में तय कर लिया कि इस स्थिति को मुझे कैसे संभालना है। मैंने कहा, देखो मिस्टर गोपी, अब तक मैं एक ग्राहक की तरह तुमसे पेश आया हूँ। मुझे लाचार मत करो कि मैं पुलिस अफसर की तरह पेश आना शुरू करूँ। एक पल मैं गोपी और उसके साथियों के चेहरों की प्रतिक्रिया देखने के लिए थमा। मैंने पाया कि अचानक ही दलदल का खदकना बंद हो गया। अब वह मरुस्थल नजर आने लगी थी। जो लोग मेरी ओर बड़े थे वे कुछ सहमते हुए वहीं थम गए। मैंने शब्द पूरे कर दिए। अगर तुम्हें वह लिफाफा नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, और अगर मिला था तो समझ लेना कि तुमने अपने आप को भी पाक नरक में झोंक दिया है। तुम हिंदू हो और जानते होंगे कि इस नरक का कढ़ाव ट्रांबे की अणभुंटी से कई गुना बड़ा होता है। वह चुप होकर सिर्फ देखता रहा। मैं मुड़ा और नादिरा के पास जा पहुंचा। वह पूरी तरह सहमी हुई थी। आओ, अब हम चलेंगे। मैंने उसकी बाँह थामी और उठा दिया। रेस्तरां की सीढ़ियां उतरते हुए मैंने मुड़कर एक बार गोपी को देखा। वह शून्य निगाहों से भयभीत सा मुझे देखे जा रहा था। वेटरों में खलबली मची हुई थी। शायद वे अवैध शराब को बटोरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुट गए थे। मैं बाहर निकल आया। अचानक पीछे से आवाज आई, सुनो। मैं थम गया, मुड़ा। मैंने देखा गोपी लपका चला आ रहा था, लगभग ड्रम की तरह लुढ़कता हुआ। मेरे करीब आकर हाँफती आवाज में उसने कहा था, मुझे मालूम नहीं था, पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? बिजनेस, वह फुसफुसाया। आओ बैठते हैं, मेरे पास अंग्रेजी भी है। इस रेस्तरां के पीछे बढ़िया जगह भी है। क्या वह लिफाफा? नहीं, वह तो नहीं मिला। अगर मिला भी होता तो मेरे आदमी पक्के हैं, मुझ तक आ जाता। उसे किसी और जगह गुमाया होगा तुमने। मैं समझ गया, गोपी अपने गैर कानूनी धंधे को लेकर घबरा गया है और सचमुच ही मुझे पुलिसिया समझ बैठा है। मैं मुस्कुरा उठा, हौले से बोला, फिर किसी दिन बैठेंगे। पर तुम निश्चिंत रहो दोस्त, काम जारी रखो, पर जरा कानून से बचकर। वह हौले से हंसा। यह हंसी भी कुक्कर सी सीटी जैसी थी। तुम्हें मेरी ओर से कोई डर नहीं है, कहकर मैं आगे बढ़ गया। देर तक, जब तक टैक्सी स्टैंड नहीं आ गया, हम लोग खामोश चलते रहे। टैक्सी में बैठकर जब मैंने उसे पूसा रोड चलने को कहा तो नादिरा एकदम पूछ बैठी थी, कहाँ? अब एक ही जगह रही है और निश्चित रूप से हमारी मंजिल वही होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया था, अब हमें सिर्फ सक्सेना ही चाहिए। तुम्हारा मतलब है सक्सेना ने अपर्णा को फ़ोन किया होगा? नादिरा ने कुछ चकित होकर सवाल किया। हाँ, बेशक उसी ने। मेरे जबड़े भिजे हुए थे, पर दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। गोपी की बातचीत, घबराहट और व्यवहार ने जाहिर कर दिया था कि वह बदमाश तो है, पर उतनी बड़ी बदमाशी करने के काबिल नहीं है। ना ही वह उन खतों का महत्व समझ सकता था। सक्सेना का चेहरा मेरे सामने रह रहकर उभर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं सारे मामले की जड़ तक जा पहुंचा हूं। पर किसी भी बार मैं यह नहीं समझ पा रहा था, आखिर सक्सेना ने उन पत्रों का महत्व कैसे समझ लिया था? और सक्सेना तो मेरा दोस्त था। अचानक ही मुझे लगा था कि मैं एक मूर्खतापूर्ण राय जाहिर कर रहा हूँ। सक्सेना का इस सारे मामले में कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था। सक्सेना के घर पहुँचते ही मैं बेहद परेशान हो गया। अपर्णा की प्लेमाउथ बाहर खड़ी थी। यहाँ अपर्णा भी है, मैं फुसफुसाया।
नादिरा मुझे देख रही थी। टैक्सी जा चुकी थी और हम लोग फुटपाथ पर खड़े हुए थे। यहाँ ट्यूबलाइट की थोड़ी सी रोशनी थी, जबकि ज़्यादातर हिस्सा अंधेरे के धुंधलेपन में डूबा हुआ था। मैं आगे बढ़ा। आओ मेरे साथ। हम दोनों अंधेरे में सरकते हुए से उस ओर बढ़े जिधर खिड़कियाँ खुली हुई थी और रोशनी का एक बड़ा टुकड़ा बाहर की ओर गिरा पड़ा था। यह सक्सेना का ड्राइंग रूम था। हम लोग सटते हुए दीवार से जा टिके। अब फुसफुसाहटों के रूप में ही सही, उनकी बातें हम तक आ सकती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतना जलील आदमी होगा। यह अपर्णा की आवाज़ थी। तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए अपर्णा, सक्सेना बुदबुदाया था। मुखर्जी से बात करूंगा मैं। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें ये सौदा कर ही लेना चाहिए। मैं उससे कह आई हूँ। अच्छा किया, सक्सेना बोला। 1 लाख की रकम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वे खत तुम्हें करोड़ से अलग कर सकते हैं। अपर्णा की आवाज़ नहीं आई। तुम कह रही हो कि कोई 2 आदमी भी उनकी तलाश में हैं, सक्सेना ने कहा था। तुम्हारे ख्याल में कौन लोग हो सकते हैं? मैं समझ नहीं पाई हूँ। वसीयत के मुताबिक उन खतों से तुम्हारे अलावा किसको फ़ायदा पहुँच सकता है? सक्सेना ने पूछा। नाना जी ने लिखा है कि अगर मेरे साथ कोई स्कैंडल ना हो और मैं अपनी ही, मेरा मतलब है बंगाली जाति में ही विवाह करूं, तो सारी जायदाद की वारिस मैं रहूंगी। मुझे मालूम है, पर यदि ऐसा नहीं हुआ, सक्सेना ने कहा। नहीं हो पाया, यानी इन खतों से जाहिर हो गया कि तुम विनायक पटवर्धन को चाहती थी, तब तुम जायदाद से बेदखल हो जाओगी। हाँ, ऐसा ही है। अपर्णा के स्वर में निराशा थी। तुम्हारी बेदखली के बाद ये जायदाद किसे मिलेगी? किसी को नहीं, वह बोली। उसका एक ट्रस्ट बना दिया जाएगा। इस ट्रस्ट के आजन्म चेयरमैन खन्ना साहब रहेंगे। कौन खन्ना? तुम्हारे वकील? हाँ वही। तो जाहिर है कि वे 2 आदमी खन्ना साहिब के ही होने चाहिए, सक्सेना एकदम बोला था। नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, अपर्णा ने बेचैन होकर कहा था। मैं खन्ना साहब को जानती हूँ, वह ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। वह मेरे नाना जी के गहरे दोस्तों में से हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम हमेशा भावुक रही हो अपर्णा, सक्सेना ने निराश स्वर में उत्तर दिया था। बहरहाल जो भी हो, मुझे लगता है कि मुखर्जी ने अगर 1 लाख की मांग रखी है तो कुछ गलत नहीं किया। बहुत सस्ता सौदा है। तुम उसे 1 लाख रुपया देकर अपनी जान छुड़ा लो। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। अच्छा है, सक्सेना ने कहा, पर इस सौदे में देर नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा देर हुई तो वे लोग जो इन खतों के पीछे हैं, हो सकता है कि मुखर्जी को 5 लाख में पटा लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपर्णा की आवाज़ कांप उठी थी। यह इस मामले का एक प्रैक्टिकल पहलू है, सक्सेना ने दबंग स्वर में कहा। हिम्मत से काम लो और मामला सुलझाओ। मैं मुखर्जी से बात करके सुबह ही उसे तुम्हारे यहाँ ले आऊँगा। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो। वह उठ खड़ी हुई थी। दीवार से सटे हुए मैंने और नादिरा ने पदचाप सुनी। जाहिर था कि अपर्णा जा रही थी और वह उसे छोड़ने बाहर निकला है। 2 मिनट बाद अपर्णा को प्ले माउथ में बिठाकर रवाना करने के बाद सक्सेना ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। ड्राइंग रूम की बत्ती बुझ गई थी। हम लोग निराश भाव से सड़क पर आ गए। नादिरा बुदबुदाई। इस सबसे जाहिर हो चुका है कि वे खत सक्सेना के पास नहीं हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा था कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई ऐसी गुत्थी जिसका मेरे पास कोई हल नहीं है। अगले दिन भेंट का समय तय करके हम लोग अपने अपने घर चले आए। मेरा दिमाग कुछ हल्का हो गया था। सुबह के साथ मैं फिर पिछले दिन और उससे पहले की घटनाओं में उलझ चुका था। यह जाहिर था कि वे खत अपर्णा के लिए बेहद कीमती थे और उनके अच्छे खासे दाम वसूल किए जा सकते थे। इन दामों से उस आदमी की जिंदगी अचानक एक खुशनुमा बागीचे में बदल सकती थी, जो महज तकलीफ, उखड़ाव और उदासियों के वीरानों में भटकता रहा होगा। ये रुपया मेरे और नादिरा के लिए भी बहुत कीमती हो सकता था, खास तौर से इसलिए कि हम दोनों ही बरसों से बातों में सपनों के महल बनाते और जीते रहे थे। इतने रुपए को पाकर मैं आराम से कोई कारोबार शुरू कर सकता था। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स पूरा करके एक शानदार ऑफिस बना सकता था और वह ऑफिस बेहतरीन ढंग से चलाया जा सकता था। पर उलझन यह थी कि लाखों की चीज़ हाथ में आने के बाद मैं उसे खो चुका था।
अपर्णा और सक्सेना समझ रहे थे कि वे खत मेरे पास हैं, जबकि उन खतों का सौदागर कोई तीसरा आदमी बन चुका था। पर फौरन ही मुझे लगा था कि मैं जितना सोच रहा हूँ सिर्फ बेवकूफ़ी भरा सोच रहा हूँ। मुझे इस सारे मसले पर अपने पहलू से नहीं और पहलुओं से सोचना चाहिए। मुझे अपने आप को सक्सेना के पहलू से सोचना चाहिए, जो मेरा सुभेशी और अपर्णा का दोस्त है। मुझे खन्ना की तरह भी सोचना चाहिए, जो उन खतों को पाकर करोड़ों की जायदाद और कारोबार का ट्रस्टी हो सकता है। और मुझे अपर्णा की तरह भी सोचना चाहिए, जिसकी समस्या है कि उसका न्यायिक अधिकार एक दकियानूसी भरा ख्याल बीच में डालकर उसके नाना ने उससे छीन लिया है। और मैंने ऐसा ही किया। लगभग आधा घंटे की माथापच्ची के बाद मैंने अपने आप को एक स्थिर निश्चय तक पहुंचाया और उठ खड़ा हुआ। जल्दी जल्दी तैयार होने के बाद मैं उस रेस्तरां में आ पहुंचा जहां से मैं फ़ोन कर सकता था। मैंने सबसे पहले अपर्णा को फ़ोन किया। उधर से अपर्णा की आवाज़ आई, यस अपर्णा हियर। मैं मुखर्जी। यू आर ब्लैकमेलर। उधर से वह इतनी जोर से चीखी कि अगर मैं कान से रिसीवर न हटाता तो थोड़ी देर के लिए मैं बहरा ही हो गया होता। वह चीखी जा रही थी, तुम इस कदर जलील आदमी हो, 1 लाख कह देने के बावजूद तुमने सक्सेना से इनकार कर दिया। अब तुम्हें 2 लाख चाहिए। कुत्ते, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। मैं कुछ कह पाऊँ इसके पहले ही उसने रिसीवर पटक दिया। मैं एक पल हतप्रभ सा खड़ा रह गया। यह कैसा गोरख धंधा था? 1 लाख से 2 लाख, और वह भी मेरा ही नाम लेकर। जाहिर था कि हालात के नाजुकपन से पूरा पूरा लाभ उठाते हुए ब्लैकमेलर बेचारी अपर्णा को चूस डालना चाहता था। मैंने थोड़ी देर बैठे रहकर सोचा। अचानक मुझे लगा कि मैंने कुछ पा लिया है। मैंने जल्दी जल्दी कॉफ़ी के अगले घूंट लिए। डायरेक्टरी में नंबर देखा, कुलदीप राय खन्ना, और फिर मैं खन्ना को फ़ोन मिला रहा था। यस खन्ना दिस साइड। मुझे आप पहचान गए होंगे मिस्टर खन्ना। मैं मुखर्जी। तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था। उधर से खन्ना की गर्जना सुनाई पड़ी। रात को मैं तुम्हें बतला चुका था, मैं 5 नहीं कर सकूंगा। पर मिस्टर खन्ना, देखो मुखर्जी, तुम एक भिखमंगे राहगीर के अलावा कुछ नहीं हो, जिसे रास्ता चलते हुए अचानक एक नोट मिल गया है, बस। पर तुम उस नोट को डर्बी लॉटरी का टिकट बनाने की कोशिश मत करो। मैं बतला चुका हूँ कि आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर खन्ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चाहने न चाहने का कोई मतलब नहीं है। खन्ना ने फिर गुर्राहट की। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं फ़ोन पर कोई बात नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें 9 बजे का टाइम दिया था। इस वक्त 7:45। मैंने जल्दी से कलाई देखी। 7:45 हुए हैं। तब ठीक है, मैं 9 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सब ठीक हो जाएगा। पर मिस्टर खन्ना, कह चुका हूँ कि ठीक हो जाएगा। खन्ना ने एकदम कहा, अब फ़ोन रख दो, और अगर ठीक नहीं हुआ तो समझ लेना कि तुम जिंदा नहीं हो। खन्ना कर जा। मैं शांति प्रिय आदमी हूँ और अहिंसा में मेरा पूरा पूरा विश्वास है। फिर भी याद रखो, मैं कायर नहीं हूँ कि तुम जैसा 2 टके का आदमी हर शर्त मुझसे मनवा ही लेगा। बातें जायज़ ढंग से होंगी, जायज़ ढंग से ही ख़त्म हो जाएंगी। और मैं यह भी पसंद नहीं करता कि आधी रात को फ़ोन करके मुझे बतलाया जाए कि तुम मेरे काम के आदमी हो। मुझे मालूम है कि मेरे काम का आदमी कौन हो सकता है, कब हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बाय। एक बार फिर मैं टेबल पर आ बैठा था। मैंने आधी रात फ़ोन करके खन्ना को आज सुबह 9 बजे मिलने का वक्त दिया है। सौदा कर रहा हूँ और मुझे मालूम ही नहीं। इससे भी आगे यह कि सुबह मुझे लेकर सक्सेना अपर्णा के यहाँ पहुँचने वाला था। अब मैंने फ़ोन करके अपर्णा को बताया कि मैंने सक्सेना से 1 के बजाय 2 लाख कह दिया है। वह आग बबूला हो रही है। थोड़ी देर बाद मैंने नादिरा को फ़ोन करके बतलाया कि वह 2 बजे कॉफ़ी रेस्टोरेंट में मिले। मैंने फ़ोन और कॉफ़ी के पैसे चुकाए और वापस अपने कमरे पर आ गया। मैंने जूतों के फीते नहीं खोले, एक सिगरेट सुलगाई और आराम से चारपाई पर लेट गया। मेरा तनाव खत्म हो चुका था और अब मैं मुस्कुरा रहा था। मेरे दिमाग में किसी पल सक्सेना के शब्द गूंज रहे थे और किसी पल मुझे लग रहा था कि मेरी ओर बिल्ली जैसी पुतलियां नफरत से घुमाती हुई अपर्णा गालियां बक रही है। रह रहकर खन्ना की गुर्राहट भी कानों में उभर आती। यानी मेरे नाम पर इन लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ओह,
मैं मन ही मन ब्लैकमेलर की प्रशंसा करने लगा। मैंने राइफलों की लड़ाई के बारे में बहुत सुना जाना था। एनसीसी का बेल्ट कैडेट होने के नाते कभी अनुभव भी किया था, पर राइफल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग इतनी शातिर मार करता है, मेरे लिए कल्पना अतीत अनुभव था। रह रहकर मेरा ध्यान आहटों की ओर चला जाता। मैं सोच रहा था कि उस समझदार आदमी को अब आ ही जाना चाहिए, और वह आ गया था। कहो शायर हाल, कैसे हो? वह बड़ी बेतकल्लुफी से ब्रीफ केस हिलाता हुआ कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मैं उसी तरह लेटा रहा। वह आगे बढ़ा और मेरे सामने ही कुर्सी में धंस गया। तुम अपनी आदत के खिलाफ यह सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने कपड़ों में गंदगी की बू भरने की आदत नहीं है, और ना ही तुम कॉरपोरेशन की कचरा गाड़ी में बैठकर चाय पीना पसंद करते हो। हाँ, मैं ऐसा ही आदमी हूँ, वह बोला। उसने बेतकल्लुफी के साथ चारपाई पर मेरे सिहराने पड़ा सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। पर मुझे ये भी मालूम है कि जब गंदी जगहों पर बिल्डिंगें बनने लगे और कॉरपोरेशन की कचरा गाड़ी खाली हो, तो उसके पास खड़े होकर चाय पी जा सकती है। समझदार हो, मैंने कुड़ते हुए कहा। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करना चाहता था और बतलाना चाहता था कि खन्ना से 5 वसूलने के बजाय अपर्णा से 2 लाख लेना ज़्यादा अच्छा है। वह पूरी तरह सिटपटा गया, पर तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया, मुस्कुरा उठा, बोला, मेरा ख्याल था कि भूख और कंगाली ने तुम्हारा दिमाग कमज़ोर कर दिया होगा, पर अब मुझे लगा है कि तुम ज़्यादा ही समझदार हो गए हो। वह सिगरेट से धुआं उगलता हुआ बोला। एक छोटा सा बादल हम दोनों के बीच तैर गया। मैं हंसा। तुमने भूख और कंगाली देखी नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हो, पर मैं तुम्हें अनुभव से बतला सकता हूँ कि ये ही 2 गुण ऐसे हैं जिनसे आदमी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाना सीखता है। गुड, उसने कहा। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें मालूम है कि मुझे इतिहास का शौक कभी नहीं रहा, हमेशा भूगोल से प्यार करता रहा हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। आओ, अब देर नहीं करनी चाहिए। हमने खन्ना को 9 बजे का टाइम दिया है, वह हमारा इंतज़ार करेगा। मैंने बात खत्म करके उस पर नज़रें गड़ा दी और मुझे लगा कि उसका चेहरा सफ़ेदी से पुत गया है। वह कुछ परेशान हो उठा था। उसने ब्रीफ केस संभाला और उठ खड़ा हुआ। इसका मतलब है कि तुम मेरे पीछे रहे हो, ठीक है ना? हाँ, तुमने ठीक समझा। हम बाहर आ गए। दरवाजे में ताला जड़ते हुए मैंने कहा, और अब भी मैं तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। ओके, उसने कहा। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गए। उसने टैक्सी बुलाई। हम उसमें पिछली सीट पर सवार हो गए। टैक्सी डिफेंस कॉलोनी की ओर दौड़ पड़ी, जहाँ खन्ना का मकान था। तुम्हें विश्वास है कि खन्ना 2 से ज़्यादा दे सकता है? मैंने फिर से सिगरेट जला ली। बेशक दे सकता है, वह बोला, पर हम उसका 10 भी ले सकते हैं। मैंने राय जाहिर की। ज़्यादा लार टपकाना ठीक नहीं रहेगा, इस धंधे में हम नए नए हैं। सक्सेना ने राय दी। मैं चुप हो गया। वह बहुत खुश था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। वह बड़बड़ाने लगा था। अचानक ही एक दिन अपर्णा ने मुझे दोस्ती में सब कुछ बतलाया था, और उसी दिन वे खत तुम मेरे यहाँ गिराए। बस फौरन मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सारी योजना बना डाली, और अब हम लोग आसानी से कम 1.5-2 के हिस्से बना सकते हैं। 1.5-2 लाख रुपया बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है, मैंने बड़बड़ाकर कहा, पर मुझे तुम्हारी समझ पर शक है। क्या मतलब? वह चौंका। यही कि मुझे नहीं लगता कि तुमने उन्हें संभाल कर रखा होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।